पेट में दर्द हो गया, गैस होने लग गई, लेकिन वो छोटे से साइंस होते हैं जो बॉडी हमें बता रही होती है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉर्ट आउट करो। बात करूं यहाँ पे कि अगर किसी की गट की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो इनिशियली जो आपने सिम्टम्स की बात करी, कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? जो पेट के सिम्टम्स होते हैं वो इनिशियली वो रहते हैं कि वो बच्चे एज कंपैरेटिवली जो नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में वो कम उनकी इम्यूनिटी रहती है। आप स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट गट पे पड़ता है? स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है गट के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है कि स्ट्रेस जो है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि अगर पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा के साथ वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जी, या कोई हैवी खाना खा रहे हैं तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने भी कई बार सुना है। जब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप लेते हैं तो जो हमारी जो गट लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करते हैं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है ब्रेकफास्ट स्किप करना, जिसकी वजह से माइग्रेन होती है। बिल्कुल ठीक है, तो माइग्रेन भी एक ऐसा बीमारी है जो गट से ही शुरू हो रही है। इसमें होता क्या है, आप पेन किलर्स खाते रहते हैं, स्टेरॉइड लेते रहते हैं, इम्यूनोसुप्रेसेंट लेते रहते हैं। इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगता है, बट एक टाइम के बाद आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि कब तक ये साइकिल चलेगा। ये बॉटल पानी इतना गंदा होता है तो घर में तो आरओ लगाना पड़ता है। हाँ। सबके घर में, ऑलमोस्ट आपके घर में, मेरे घर में, हाँ। सबके घर में लगा है आरओ। देखिए, बट आरओ का एक नुकसान ये भी है कि जितने भी मिनरल्स है उसमें खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि अल्कलाइन पानी जो है, जैसे आचार्य जी बताते भी हैं, एक छोटा सा यंत्र बनाया है, उसमें चुंबक लगाए हैं। हाँ। उसमें ऊपर से पानी डालो, नीचे से निकल जाता है। अच्छा। और ऊपर कैप लगा हुआ है कॉपर का, उसमें मैग्नेट्स हैं। ओके। और उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है जी। उसमें एक झरना बनाया हुआ है पत्थरों का। जी जी। तो पानी झरने से पत्थरों से टकरा के आ रहा है, तो वो लिविंग वाटर बन गया, एल्कलाइन वाटर। एक हर्ब जो पेट के लिए बेस्ट होती है, पेट के लिए सबसे अच्छी हर्ब मैं अगर आपको बताऊं तो जो सौंठ रहती है, जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं, वो सबसे अच्छी रहती है। सौंठ पाउडर, ओके। बट उसको भी लेने का तरीका है, सिर्फ ऐसे सुन के लेना ना शुरू कर दें। में कौन से ऐसे 3 खाद्य पदार्थ हैं जो गट को सबसे ज्यादा पसंद है? जी, की गट को जो सबसे ज्यादा पसंद जो खाने आएंगे, ठीक है, वो होंगे जो गुड बैक्टीरिया फ्रेंडली रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हीलिंग माइक के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पे हम बात करते हैं सेहत की और जहां इलाज होता है समझदारी के साथ। आज का हमारा विषय है गट हेल्थ, यानी आपके पेट का स्वास्थ्य। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि गट इज द सेकंड ब्रेन। अगर गट खुश तो हम भी हमेशा खुश रहते हैं। पर क्या हम अपने पेट की सुनते हैं? हम जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी फील करते हैं, उसका सीधा असर हमारे गट पे पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर निशान, जो पिछले 9 साल से आयुर्वेद की फील्ड में काम कर रहे हैं और शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर हैं। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर निशान। नमस्कार डॉक्टर निशान। नमस्ते सोनिया जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आज आपको? काफी अच्छा लग रहा है, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए, और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं जो रिलेटेड है हमारे ऑल ओवर हेल्थ से। यस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हमारी गट हेल्थ है। गट हेल्थ, ठीक है, गट हेल्थ का ऐसा है कि लोग इसको बहुत अंडररेटेड समझते हैं कि ये इसको लिमिटेड कर दिया गया है सिर्फ इंडाइजेशन से और कॉन्स्टिपेशन तक। यस। मुझे लगता है कि लोगों को भी गट हेल्थ का एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता। जी जी। तो शुरू करते हैं कि गट हेल्थ जो है एग्जैक्टली क्या होता है? गट हेल्थ किसको बोलते हैं? देखिए, गट हेल्थ को हम डिवाइड करते हैं 2-3 हिस्सों में। पहले तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि गट होती क्या है बेसिकली, है ना। गट होती है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, जो शुरू होता है हमारे मुंह से। खाना जहां से हम शुरू करते हैं, चबाते हैं, पेट में जाता है स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एलिमिनेशन। ठीक है, होता क्या है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है पेट में। ठीक है, पेट में होता है हमारे HCl जिसको हम कहते हैं, और एंजाइम्स कहते हैं, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है पेट में। और वो उसके बाद धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन के लिए वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, ट्रैवल करने के बाद जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। बाकी न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वो वहां पे मिल जाता है बॉडी को। ठीक है, अब बात करते हैं गट हेल्थ की। तो होता क्या है कि लोगों ने इसको जस्ट एक कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन तक लिमिट कर दिया है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा वास्ट है, अदर देन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं
इंडाइजेशन को हम स्टार्ट करते हैं पेट से। स्टमक में क्या होता है शुरू में कि हम जैसे कुछ खाते हैं तो उसमें HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं, और एंजाइम्स होते हैं कुछ जो खाने को पचाते हैं। इनिशियल जो हमारी डाइजेशन होती है, तो होता ये है कि जब हम उस खाने को पचाते हैं तो HCl कई बार कम या ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो वो उससे होता ये है कि अगर कम सिक्रीट होगा तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वो आगे जो इंटेस्टाइन में जाएगा, वो भी जो उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो भी अच्छे से उसके न्यूट्रिशन नहीं बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, जो जिसका अल्टीमेटली न्यूट्रिशन ना अब्जॉर्ब होने की वजह से उसका जो टॉक्सिन्स बनेंगे। ठीक है, और वो टॉक्सिन अगर वो एलिमिनेट हो गए फिर तो अच्छी बात है, वो हमें परेशान नहीं करेगा। अगर वो टॉक्सिन इंटेस्टाइन के अंदर रह जाते हैं तो वो वहां पे उसको आयुर्वेद में हम कहते हैं आम। आम वो खाने वाला आम नहीं है, ये आम इज इक्वल टू टॉक्सिन्स। ओके, टॉक्सिन्स को आम कहते हैं। टॉक्सिन्स को आयुर्वेद की भाषा में हम आम कहते हैं। ठीक है, तो जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ये आम, तो ये फिर धीरे धीरे जो गट की लाइनिंग होती है उससे ये सीधा सीधा ट्रेवल करता है ब्लड में। ठीक है, और जब ये ब्लड में ट्रेवल कर जाता है तो ब्लड के ट्रेवल करने के बाद ये धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे स्प्रेड होने लग जाते हैं, जिससे अलग अलग बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसमें आपकी छोटी बीमारियां भी होती हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। मतलब सारी शुरू गट से ही होती है ऑब्वियसली सारी। ठीक है, होता क्या है जब छोटी बीमारियां जो होती हैं उसमें आप मान लीजिए जो इनिशियल जो होता है, ब्लोटिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया, गैस होने लग गई, वो लेकिन वो छोटे से साइंस होते हैं जो बॉडी हमें बता रही होती है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉर्ट आउट करो। ठीक है, लेकिन जब हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल कर जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर किसी की गट की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो इनिशियली जो आपने सिम्टम्स की बात करी, कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे मैं अनुमान लगा सकूं कि गट हेल्थ प्रॉब्लम है? जी देखिए, इसमें सिम्टम्स जो है आपके वो दो तरह से आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स पेट से आते हैं और कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारा ब्रेन हमें बताता है। ब्रेन या माइंड, आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेट के सिम्टम्स होते हैं वो इनिशियली वो रहते हैं जैसे ब्लोटिंग हो गई, गैस बनना हो गया, पेट में दर्द हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, या अच्छे से गैस पास नहीं होना। ठीक है, फिर उससे कई बार सर दर्द हो जाता है जो कभी कभी माइग्रेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर माइंड के हम सिम्टम्स पकड़े तो इसमें जो मूड स्विंग्स है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, गुस्सा आना, रोना आना। ठीक है, वो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर गट। मतलब अगर ये सब सिम्टम दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी गट हेल्थ खराब इम्पैक्ट हो रही है। जी क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो गट है ये माइंड से जुड़ी हुई है। माइंड इज इक्वल टू ब्रेन जिसको हम कहते हैं अभी। ठीक है, ब्रेन में हमारी नर्व्स होती हैं, उसमें एक वेगस नर्व रहती है जो हमारी गट को, लीवर को, स्टमक को कंट्रोल करती है। दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन। इसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सारा हमारा ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और आपको ये शायद जान के बहुत हैरानी भी हो, अगर आपको नहीं पता, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो 80% हमारी गट से बनती है। ओके, इम्यूनिटी भी? जी, इम्यूनिटी भी गट से बनती है, और हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो भी हमारे गट से ही प्रोड्यूस होते हैं। मोर देन 90% जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है हमारा गट से हो रहा है। ठीक है, जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। मतलब हमारे मतलब मैक्सिमम में भी हो सकता है व्यूअर्स को हैप्पी हार्मोन्स के बारे में नहीं पता कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें खुश रखते हैं। जी, उसमें तो उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, उसमें ये है कि सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह है जो बहुत नॉर्मल है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो लोगों को नॉर्मली पता भी रहता है जिसके बारे में। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी 90% प्रोडक्शन जो है वो हमारे गट के अंदर हो रही है। ठीक है, वो हो उससे रही है कि हमारी हम जो खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ठीक है, वो सारी जो गट में जाती है, वहां पे बहुत ही एक बड़ा अच्छा पॉपुलेशन है बैक्टीरियाज की। ठीक है, जिसमें है गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। उसमें 80% जो है वो हमारे हैं गुड बैक्टीरिया, और जो 20% है वो है बैड बैक्टीरिया। तो इनका एक बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है 80 और 20 की रेशियो में। ठीक है, तो बेसिकली हम जो हैं जब पैदा होते हैं वहां से हमें गट में बैक्टीरियाज की जरूरत होती है, हमारे मरने तक ही हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, और हम इन्हीं के भरोसे हम सरवाइव कर रहे हैं। मतलब ये पैदा होते ही हमें मिल जाते हैं या बाद में कुछ अच्छा खाना पीने से भी ये बढ़ या कम हो सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये जो गट बैक्टीरियाज हैं ये हमें मिलते हैं हमारी मदर से इनिशियली।
ठीक है। तो हमें मदर से मिलते हैं, जब हम मदर के पेट में रहते हैं तो हमारा जो भी ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है मदर टू बेबी, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड जो एक्सचेंज हो रहा है तो उसके थ्रू हमें काफी इम्यूनिटी मिलती है मदर से। और इसमें दूसरा जो है, हमें जो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें 2 तरीके से बच्चा पैदा होता है, या तो सिजेरियन सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है। तो अगर तो जो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा आता है तो वो मदर के जो बर्थ कैनल से जब वो आता है तो उसमें जो मदर के गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी बच्चे की बॉडी के साथ बाहर आते हैं, ओके, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फर्स्ट बैक्टीरिया जो बच्चे को मिलते हैं पैदा होते ही। मतलब ये नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में दोनों में मिलता है या क्या फर्क है? जी, इसमें थोड़ा सा ये है कि जब बच्चा सिजेरियन सेक्शन से होता है, जो कि अभी उस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम ये नहीं बोलते कि सिजेरियन मत करवाओ, बट कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ता है ना। बट ये थोड़ा सा जरूर रहता है कि जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आ रहा है उसमें ज्यादा अच्छे से मदर के जो गुड बैक्टीरिया बच्चे को मिलते हैं, जो कि सिजेरियन सेक्शन में नहीं मिल पाते, क्योंकि बर्थ कैनल के थ्रू वो आया ही नहीं बच्चा, ठीक है। और सेकंड, जो बच्चे को इम्यूनिटी या बैक्टीरियाज मिलते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है मदर का ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अब जिनको सिजेरियन सेक्शन से आ रहे हैं, प्लस उनको मदर की ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं मिल पा रही है, टोटली डिपेंडेंट है वो बाहर के मिल्क से, गाय के मिल्क से, या जो बच्चों के लिए खाना आता है, ठीक है। तो उससे होता ये है कि वो बच्चे एज कंपैरेटिवली जो नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में वो कम उनकी इम्यूनिटी रहती है, उनकी इम्यूनिटी भी खराब रहती है, उनकी गट हेल्थ भी खराब रहती है और उनका दिमाग भी खराब रहता है, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। जो कि इम्पैक्ट पड़ता है, जी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आजकल आप देख सकते हैं कि आजकल जो यूथ है हमारा, जितने भी हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ठीक है। एक ऐसी चीज है जिससे बिना कोई रह भी नहीं पाता। अब तो होम डिलीवरीज हो रही हैं, है ना, जो मन किया उसी टाइम हम मंगवा के खा सकते हैं। बट ये जो फास्ट फूड हम खाते हैं, ये इसका ये काम ही होता है कि हमारी गट को खराब करे, ठीक है। अगर क्योंकि इनमें जो केमिकल्स डले होते हैं वो हमारी गट के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। मतलब कौन सा फास्ट फूड, अगर मैं बात करूं, गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, या सभी, कोई भी फास्ट फूड? देखिए, अब ये भी थोड़ा ऐसा है कि अगर हम वंस इन ए वाइल खाते हैं तो हमें वो इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उतना हमारी बॉडी में गट में इतनी ताकत होती है कि उसको पचा ले। लेकिन आप ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप खाना स्टार्ट कर दोगे तो ये आपकी गट हेल्थ को जरूर खराब करेगी। जैसे पिज्जा हो गया, जी, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पास्ताज हो गए, जो कि इंडियन फूड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये बाहर से लाए गए हैं, ठीक है, और इनको एज ए फास्ट फूड हम खाते हैं और बहुत रेगुलरली खाते हैं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि अगर पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा के साथ वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जी, या कोई हैवी खाना खा रहे हैं तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने भी कई बार सुना है, तो ये सही है या वो भी आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? देखिए, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो रहते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है कि जब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप लेते हैं तो जो हमारी जो गट लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करते हैं। गट लाइनिंग बेसिकली आप इंटेस्टाइन को अगर आप कभी बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसमें छोटे छोटे दांत जैसे या लेग्स जैसी बनी होती हैं, जिसको विलाइज कहते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो चीज, ठीक है। तो उसमें म्यूकस फॉर्म में हमारे गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है। तो जो गुड बैक्टीरिया का काम ही ये होता है कि हम जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करें और उससे न्यूट्रिशन खींच के हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कभी भी लेते हैं तो वो उस गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, लाइक वो उनके लिए बना ही नहीं है, गुड बैक्टीरियाज के लिए वो फूड ही नहीं है। मतलब कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए? नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं। अब ये एक ऐसी बात है कि बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, इंडिविजुअल वो है, चॉइस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट मैं साइंटिफिकली ये चीजें बता सकता हूँ कि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी गट है वो सिर्फ खाना ही नहीं पचाती है, हमें इम्यूनिटी भी देती है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स भी बना रही है, ठीक है, प्लस हमें बीमारियों से भी बचाती है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात करी थी कॉन्स्टिपेशन की जी, तो कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत सारे लोगों के मन में है कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब मोशन नहीं आ रहा है जी, तो यही रीजन है या उसका कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन कुछ और भी होता है, मतलब और एलोपैथी में या आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या करते हैं इसमें? देखिए, कॉन्स्टिपेशन को लोग समझते हैं कि सिर्फ कब्ज, जिसको हम कहते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा, वो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। बहुत एक आम भाषा में इसको यही समझा जाता है कि अगर आपको 2-3 दिन पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसको कब्ज मान लिया जाता है। लेकिन कब्ज भी 2-3 तरह से होती है, ठीक है।
कब्ज में ये होता है, एक तो जो आपका जो मोशंस है वो लगातार आपको नहीं आ रहा है, आपका जो स्टूल है यानी जो मल है वो हार्ड हो रहा है और वो पास ऑन नहीं हो रहा है, एक ये कब्ज रहती है। दूसरी जो कब्ज रहती है जिसमें आपका स्टूल जो है यानी जो मल है वो स्टिकी हो जाता है, ठीक है। स्टिकी होने की वजह से वो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, ठीक है। जब वो चिपक जाता है तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि आप बार बार मोशन जाते हैं, फिर आपको अनसेटिस्फैक्टरी मोशन की फील आती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं पेट साफ नहीं, एक बार गए 15-20 मिनट बैठे नहीं हुआ, आधे घंटे बाद फिर जा रहे हैं, ठीक है, फिर जा रहे हैं फिर नहीं हो रहा है, फिर कुछ गर्म पानी ले रहे हैं फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन ही है, ठीक है। और जो दूसरा जो हार्ड स्टूल है उसमें भी वही होता है कि उसमें ये होता है, उसमें स्टिकीनेस नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों के कारण अलग है और दोनों में ट्रीटमेंट भी अलग रहता है, ठीक है। अगर स्टिकी स्टूल को आप ठीक नहीं करेंगे तो ये जा सकता है आईबीएस की साइड को, आईबीएस जिसको कहते हैं हम इरिटेबल बाउल्स। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये आपने इसको समय पे नहीं संभाला तो ये आपको इतना ज्यादा परेशान कर देगा कि आप इसमें संभाल नहीं पाएंगे खुद को, कि आपको जैसे कुछ खाएंगे आपको बार बार मोशन जाना पड़ेगा, आप पानी पिएंगे आपको मोशन जाना पड़ेगा, तो आप दिन में हो सकता है 8 से 10 बार भी जाए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें जैसे कई लोग जैसी खाना खा लेते हैं उनका वैसे ही मोशन आ जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये क्लियर कट साइन है कि वो उस आदमी को आईबीएस हो गया है, ठीक है। तो वो आप उसकी ट्रीटमेंट वो उसी हिसाब से स्टार्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो इसमें कई बार लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाई खाते रहते हैं आईबीएस में, कि उनको लगता है ये कॉन्स्टिपेशन है। तो होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन की दवाई चाहे आयुर्वेदिक खाएं या कोई और खाएं, ठीक है, एक बार में तो गट क्लीन कर देगा वो, लेकिन जब वो गट क्लीन होती है तो उसके साथ जो बैक्टीरियाज है वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, जिसको हम इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे होता ये है कि जब ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्लियर हो जाती है, आप फिर से खाना खाते हो, फिर से वो डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर से वो सर्कल चालू हो जाता है, सारा फिर से शुरू, ठीक है। तो फिर वो जो पर्सन है वो एक लूप में फंस जाएगा, ठीक है, कि मैं दवाई ले रहा हूँ, साफ हो रहा है, फिर खा रहा हूँ, फिर हो जा रहा है, ठीक है। एक जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे कायम चूर्ण खा लेते हैं या कोई गोली खा ली, ऐसी गैस एसिडिटी के लिए एंटासिड खा लेते हैं और कोई और जेलोसिल वो पीते हैं, तो क्या इनका मतलब ये रिलीफ देते हैं या इनका भी गट हेल्थ को कुछ इम्पैक्ट करता है? जी देखिए, अब आपने जैसे एंटासिड्स की बात कर रहे हैं, एंटासिड्स में आजकल आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा आदमी ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ये मेडिकल से लेते हैं, और खाना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों की गाड़ियों में एंटासिड्स पड़े रहते हैं, लोगों के पॉकेट्स में रहते हैं, बैग्स में रहते हैं कि हाँ कुछ हो गया, रात को कुछ खा लिया, सुबह एंटासिड खा लेंगे, सेटल हो जाएगा। बट ये 1-2 बार के लिए ये चीज अच्छी है, ठीक है। बट अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एंटासिड के डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप रोज एंटासिड ले रहे हैं सुबह खाली पेट सुबह उठते ही, तो उसका नुकसान ये होता है कि इससे पेट में जो HCl है, जो गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट करने हैं पेट में डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी चीज को, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सुबह ही आप कैप्सूल डाल के गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट ही नहीं होने दे रहे हो। तो होगा क्या, फिर जब 7 बजे आपने कैप्सूल खाया है, 10 बजे आप खाना खाओगे तो वो खाना आपको पचेगा नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो खाना पचेगा नहीं, तो वो पेट में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे अच्छे से डाइजेशन नहीं होगी, तो वो गलत तरीके से फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। उससे फिर अल्टीमेटली फिर जिस टॉक्सिन्स बनेंगे, जिसको एंडोटॉक्सिन या जिसको हम आम कह रहे हैं, ठीक है, वो बनेगा, फिर वो अल्टीमेटली आपको बीमारियां करेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कम से कम एंटासिड लीजिए, और एंटासिड का अल्टरनेट अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि अपना खान पीन ठीक कीजिए, ठीक है। आयुर्वेद में इसका मतलब क्या ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन का? अगर जैसे मोशन नहीं आ रहा तो आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दवाई पे डायरेक्टली मत जाएं, ठीक है। अपने ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा नोटिस करें, ठीक है। आप जो खा रहे हो सही खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, है ना। तो बहुत से लोगों को ईटिंग हैबिट्स इतनी खराब रहती है, ठीक है, टाइम पे खाना नहीं खाना, टाइम नहीं है लोगों के पास बेसिकली। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी क्लॉक है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं एलैबोरेट करके, तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो अलाइन है नेचर की क्लॉक से, ठीक है। जैसे नेचर में सुबह दोपहर शाम रात, ठीक है, हमारी बॉडी भी वैसे ही बनी है, क्योंकि हम भी नेचर से बने हैं, बिल्कुल वही पंच महाभूत से नेचर बनी है, पेड़ पौधे बने हैं, जानवर बने हैं, हम भी बने हैं, और उसी से ही खाना बनता है, वही हमारे अंदर जाता है, ठीक है। तो ये साइकिल है जिसको हम समझना जरूरी है। तो जो खाने का टाइम होता है, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि पार्टीज जो होती हैं लेट नाइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जितनी भी हैवी मील्स होती हैं वो हमेशा रात को ही मिलती हैं। वही आजकल तो शादियां भी रात को होती है। तो इसका यही नुकसान है कि जब आप खाना रात को खाएंगे तो हमारी जो अग्नि रहती है,
जिसको पाचक अग्नि बोले Yes. या हमारे गैस्ट्रिक जूसेस बोले, हाँ, ठीक है, हम्म, जो हमारे पेट में खाना पचाते हैं। तो ये हमारी जो सूरज रहता है, सन रहता है, उसके साथ अलाइन रहते हैं, ओके, ठीक है। तो खाने का टाइम ऐसा होना चाहिए सुबह 8 से लेके शाम को 7 या 6-7 के बीच तक, यानी सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त के बीच में, अच्छा, उसके बीच बीच में खाना बीच में खाना है। उसमें भी जो आपका हैवी मील है वो 10 बजे से 2 बजे के बीच में होना चाहिए। मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग में 10 से 2 बजे के बीच में आप कोई भी हैवी मील ले सकते हैं। ओके, बट होता क्या है, हमारा हैवी मील या तो मॉर्निंग में होगा या नाइट में होगा, नाइट में होता है, ठीक है। क्योंकि दिन में जब हम लेते हैं तो उस टाइम हमारा जैसे अग्नि जो रहती है, यस, जिस टाइम में सूरज जो आता है पूरा एकदम पीक पीक पे, जिसका हाँ पीक पे कह सकते हैं हम, पीक पे रहती है ना। हम्म, मॉर्निंग का टाइम होता है 10 बजे का, धूप काफी तेज होती है। तो उस टाइम जो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो भी काफी अच्छे से Okay. खाना पचाने के लिए रेडी होती है, ठीक है। तो उस टाइम आप हैवी मील लीजिए, ठीक है, कोई भी लीजिए, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो डाइजेस्ट हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आफ्टरनून में पार्टीज करना शुरू कर दो, सब खाना शुरू कर दो, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको हैवी मील्स कब लेनी है, यस, ठीक है। जो अब आपने बात की कि नाइट रात को खाना थोड़ा हल्का खाना है, जिन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, जैसे पूरी रात काम करते हैं, इंटरनेशनल में काम करते हैं, देखिए फिर उनके अब लिए- ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वर्किंग Yes. ऐसी हो गई है कि हमें बहुत सारी चीजें वो हम नहीं कर पाते। हाँ, बट कोशिश कीजिए अगर रात को भी आप ले रहे हैं तो आप हल्का खाना खाइए, ठीक तो है। मतलब उनके लिए और कोई इलाज नहीं है अगर नाइट शिफ्ट है, जैसे दिन में उन लोगों ने सोना होता है, हाँ, तो तो फिर रात देखिए को- आयुर्वेद तो मना करता है रात में काम करना, यस, ठीक है। आयुर्वेद में मना है कि आपको रात में सोइए, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, यस, ठीक है। हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप काम कर सकते हैं, बट अब ये चीजें हर जगह अप्लाई नहीं हो नहीं पाएंगी, हो सकती, हाँ, है क्योंकि ना? तो जॉब्स हैं आजकल, जॉब्स आजकल ऐसी है, वर्क कल्चर ऐसा है, इंटरनेशनल वर्क हो रहे हैं, हाँ, तो फिर भी कोशिश कीजिए आप कि जितना खुद को आप अलाइन कर सकें। और खाने में मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आजकल लोगों को आदत है सुबह उठ के पानी पीने की, यस, ठीक है, इतना पानी पी जाओ, इतना पानी पी जाओ, 1-1 लीटर पानी पी जा रहे हैं लोग ये सुबह तो उठ के। सब बोलते हैं कि सुबह उठ के पहले आपको 2 लीटर कम से कम पानी जी, पीना जी, चाहिए, जी। देखिए सुबह 2 लीटर पानी तो मतलब किसी ने भी नहीं कहा है, आई थिंक, मुझे नहीं पता अभी कहाँ से ये बातें निकली ये हैं। सारा ज्ञान रीलों से ही आता है, हाँ, रील्स में लोग मतलब बोलते बहुत रहते सारे हैं, लोग कभी कोई बोलते बोल- हैं, हाँ, इंस्टाग्राम वही, पे काफी रील्स आते हैं कि हाँ। बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, बट हम्म। एक्चुअली में पानी जो है आप 1 गिलास ले सकते हैं, 1 से 1.5 गिलास, ठीक बस। है। वार्म वाटर ले सकते हैं, हम्म। उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में आपकी बॉडी रेडी हो रही होती है रिफ्यूलिंग के लिए, Okay. रिफ्यूलिंग एज इन खाना खाने के लिए रेडी हो रही होती है। तो मॉर्निंग में पानी नहीं पीना, थोड़ा पी सकते हैं, थोड़ा ठीक है, okay. लाइक 1 गिलास काफी है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा 4-4 गिलास पानी पीने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब सुबह जब पेट हमारा रेडी हो रहता है खाना पचाने के लिए, उसमें गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे, यस, ठीक है। अब पानी डाल दोगे तो गैस्ट्रिक जूसेस वैसे ही वॉश आउट हो जाएंगे, उसके 1 घंटे बाद आप खाना खाओगे, फिर वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, ये भी है, फिर आप ये बोलेंगे यार मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, ये फिर क्यों हो रहा है। फिर क्यों हो रहा है, बिल्कुल सही है। और आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा पीने से डायबिटीज भी होती है। पानी पीने से जी, पानी बहुत पीने से ज्यादा diabetes? पानी पीने से, क्योंकि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं हमारे हम्म। पेट से ही शुरू होती है, रूट कॉज वही है पेट। हम्म। उसमें यही है कि जब आप पानी पीते हैं बहुत ज्यादा तो हमारा अग्निमांद्य हो जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, बेसिक सी बात है ना, और सिंपल सी चीज है। तो लोग 4-4, 5-5 गिलास जब पानी डाल देंगे अंदर, है ना, बेसिकली वो पी रहे होते हैं पेट साफ करने के लिए, है ना, टू बी फ्रैंक, ठीक है, क्योंकि उनका पेट साफ नहीं हो रहा। पेट साफ नहीं हो रहा बेसिकली क्योंकि गट हेल्थ ही खराब है, बिल्कुल, है ना। बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, गट हेल्थ पे आ जाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको खाना क्या है, ये ठीक है, कब क्या खाना है, किस टाइम क्या खाना है। रात को हैवी मील ली है, सुबह पानी पी पी के, चाय पी पी के वो पेट साफ कर रहे हैं। आप खुद बताइए कि अगर चाय पीने से पेट साफ होने का कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि ये बहुत सारे लोगों के मन में है कि जब अगर हम सुबह उठ के चाय ना पिए तो हमारी पॉटी नहीं जी, आती। हाँ, ये है। काफी लोग हैं, तो मेरी फैमिली में भी बड़े सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे या हैं। कई लोग सुबह उठ के जैसे गर्म पानी पीने से आती है, या कईयों को चाय पीने से आती है, कईयों को कॉफी पीने से आती है। कुछ लोग तो चाय तो smoking वैसे भी- इंडिया कुछ की लोग तो फेवरेट है, स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, हाँ। यस बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत है ये स्मोकिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो इवन यंग जो है लड़के वो भी करते हैं बिल्कुल, स्मोकिंग। हाँ, अब आप खुद बताइए कि चाय आप ऊपर पी रहे हो, गट आपके नीचे 20 फुट नीचे है, ठीक है, हाँ। तो वो वहां पे क्या असर कर रही है, बेसिकली ये रॉन्ग सिग्नलिंग हो रही है, तो ठीक जो है। लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह वो भी गट हेल्थ के लिए खराब है। देखिए आप डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी चीज पे, है ना। Yes. पेट जो है वो नेचुरली साफ होना चाहिए, ठीक है। सुबह उठ के ही आपको नेचुरली आपको अर्ज आनी चाहिए पेट साफ होने की। अगर ऐसा किसी में नहीं आ रही है फिर
देखिए फिर तो आपको गट पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपका फाइबर इनटेक बहुत कम हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा लिक्विड्स ले रहे हो, उससे भी हो सकता है। या आपके गुड बैक्टीरियाज ही अपने बॉडी में इतने कम हो गए हो कि वो खाना ही आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, इसलिए वो पास आउट नहीं हो रहा है। पेरिस्टाइलिक मूवमेंट्स होती है, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स होती है, वो कम हो गई हो, या आप स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज्यादा। तो स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट गट पे पड़ता है? स्ट्रेस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है गट के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है कि स्ट्रेस जो है होता ब्रेन में है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बॉडी से होता है। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेस में आप किसी को नहीं बताओगे कि आप स्ट्रेस में हो। ज्यादा से ज्यादा आप आसपास को बोल सकते हो कि हाँ मुझे आज ये प्रॉब्लम है, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, इस बात की टेंशन है, इस बात का स्ट्रेस है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो निकलेगा आपकी बॉडी में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पुरानी कहावत भी है कि चिंता चिता समान है। चिंता, हाँ, है ना, चिंता चिता समान वो इसीलिए कहा गया है कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी पास्ट कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपकी बॉडी में अंदर रिटेन कर जाते हैं। अगर वो आपने उनसे समझौता नहीं किया या उनको बाहर नहीं किया या उनको रिजॉल्व नहीं हुए, तो वो सारे इमोशन जो हैं आपकी बॉडी के अंदर ही जाएंगे। वो सिर्फ ब्रेन तक वो लिमिटेड नहीं रहते, मतलब बॉडी पे भी इम्पैक्ट है। बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सारा दिखेगा ही बॉडी पे, है ना। चिंता हो तो फेस पे दिखती है, रिंकल्स आने लग जाते हैं, अर्ली एजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, माइंड गट का कनेक्शन है। तो जो आप इमोशंस आपके यहाँ पे रुके हैं वो सारे आपके ऑर्गन्स पे जा रहे हैं। ठीक है, वही सिग्नलिंग हो रही है, क्योंकि 20% सिग्नल ब्रेन से गट को जाएंगे और 80% वहां से रिस्पॉन्स आएगा। यानी आप कोई चीज जो 20% दे रहे हो वहां से 80% होके वापस आएगी। ओके, ठीक है, मतलब स्ट्रेस भी पूरा शरीर पे पूरा बहुत आजकल मेन रीजन ही यही है गट हेल्थ खराब होने का, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अब अवेयरनेस आ रही है, अच्छा खा रहे हैं, फिर भी गट ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि हो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो पास्ट जो ट्रॉमास हैं ब्रेन में, कोई पुरानी मेमोरीज हैं ऐसी जिनसे आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, आप उनको ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जैसे आजकल फैमिलीज में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत है वो तो बहुत आजकल जो ओल्ड लोग हैं उनसे ज्यादा यंग हैं, यंगस्टर बहुत ज्यादा परेशान है स्ट्रेस से। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा इसको मैनेज कैसे करें। बहुत सारी रील्स देख रहे हैं, बहुत सारे मेडिटेट कर रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप वो अंदर से खुद को ठीक नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगा। आप 1000 मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, ठीक है, जब तक वो स्पीच यहाँ जा रही है यहाँ जा ही नहीं रही है, है ना। मतलब मोटिवेशन वीडियो देख के थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे और फिर से वहीं हो जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी गट ठीक नहीं है। क्योंकि जो आपके सिग्नल्स आपने जो गट को दिए हैं वो 80% जो सिग्नल वापस आ रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे, नेगेटिव ही आ रहे। क्यों? क्योंकि हो इसलिए रहा है कि आप गट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गट फ्रेंडली खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं। जैसे आपने एक बताया कि गट के लिए एक तो खाना सूरज के मतलब दिशा के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, और क्या बेस्ट फूड्स हैं जो हमारे गट को हेल्दी रखते हैं? देखिए, गट फ्रेंडली जो फूड्स होते हैं, बेसिकली जो गुड बैक्टीरियाज को चाहिए फूड, है ना, उसमें आते हैं हमारा फर्मेंटेड फूड्स आते हैं बेसिकली। ओके, फर्मेंटेड फूड, हाँ, फर्मेंटेड फूड्स आते हैं। इसमें आप दही भी ले सकते हैं, बट मैं दही रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दही बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, दही का नुकसान भी होता है। दही को लोग समझते हैं ये ठंडा है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। लेकिन दही तो मैंने भी सुना है ठंडा होता है। नहीं, दही की जो पोटेंसी होती है वो गर्म होती है। वो खाने में आपको ठंडा लगता है क्योंकि फ्रिज से निकाल के खाते हो। हाँ, ठीक है, लेकिन तो जो गर्मियों में दही नहीं खानी चाहिए। गर्मियों में ऐसा है, दही के बजाय आप प्रेफर कीजिए छाछ को। ओके, ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, लस्सी और छाछ में क्या फर्क है? हाँ, वही लस्सी मतलब दोनों एक नहीं है? नहीं, वो अलग अलग है। ओके, ठीक है, जो लस्सी जो रहती है, जिसको आम भाषा में लस्सी पी जाती है, पंजाब और हरियाणा नॉर्थ में बहुत पंजाबी सबसे ज्यादा पीते हैं, सबसे ज्यादा पीते हैं। तो लस्सी में क्या रहता है, वो काफी थिक रहती है, उसमें मक्खन रहता है। ठीक है, पूरा इतना बड़ा ग्लास ऊपर से मक्खन होता है। हाँ, वो लस्सी। बट जो छाछ रहती है वो लास्ट का जो पार्ट बच जाता है, लाइक जो पानी वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल पतला एंड में जो होता है उसको छाछ बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया को बहुत हेल्प करते हैं, उनकी कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और जितना अच्छा आप उनको ये ऐसी चीजें देंगे वो उतना ही अच्छा आपको वापस देंगे। मतलब लस्सी से ज्यादा अच्छा है छाछ पीना। छाछ पीना बिल्कुल पतला होता जी। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका ये रहता है कि डॉक्टर साहब हम तो पीते हैं लस्सी पीते हैं। मैं फिर उनका मेरा ये पहला सवाल यही रहता है कि आप लस्सी पीते हैं या छाछ पीते हैं? वही लोगों को पता ही नहीं होगा ना लस्सी और छाछ में फर्क होता है। लस्सी में मक्खन होता है, वो थिक होती है, इट्स जस्ट लाइक कर्ड। तो कर्ड की जो पोटेंसी होती है वो चैनल ब्लॉकर होता है, जिसको आयुर्वेद अभिसंधि बोलते हैं।
ओके। तो जो हमारा जो चैनल्स होते हैं बॉडी में, अलग अलग चैनल्स हैं, जिसको बोल सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें भी टॉक्सिन्स आउट होते हैं बॉडी से। जैसे हमारे घर में तो सुबह सुबह पराठा और दही खाते हैं घर में, ये तो दही मतलब नहीं खानी चाहिए। देखिए रोज मत खाइए, कभी 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 ले सकते हैं। देखिए आयुर्वेद ये बोलता है कि आप खा सब सकते हैं, और वो सबके लिए वो चीज नहीं है जो चीज सबके लिए बनी है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी बनी हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकृति होती है हर आदमी की। हर आदमी अलग जेनेटिक्स, अलग फिंगरप्रिंट्स और Yes. अलग प्रकृति के साथ आता है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, इवन जो ट्विंस भी रहते हैं उनमें भी आपको पता है फिंगरप्रिंट्स अलग रहते हैं, Fingerprints है ना, अलग आई रेटिना अलग रहती है, तो उसकी उनकी जो प्रकृति है वो भी अलग रहती है ना। 3 प्रकृतियां बहुत बेसिक सी, वातज पित्तज कफज, इसमें एलैबोरेट करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन में अलग अलग हो जाती है। ओके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो आप खा रहे हो, मान लो आप कफ प्रकृति के हो, है ना, तो आप हर चीज डाइजेस्ट कर लोगे। ठीक है, इजी डाइजेशन हो जाती है कफ वालों को कुछ भी पचाना। लेकिन अगर आप पित्त प्रकृति के हो तो वही चीज हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो। तो प्रकृति मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? हमारे देखिए, मतलब पैदाइशी होती जी, है ये कि इट्स जस्ट लाइक हमारा जेनेटिक्स है। ये हमें जब पैदा होते हैं, ये उसी टाइम जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ये उसी टाइम बन जाती है प्रकृति। ओके। ठीक है, ये किस प्रकृति के साथ पैदा होगा वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आप तो उस मतलब वो फिर कभी चेंज नहीं होती? जी नहीं, प्रकृति के साथ चेंज नहीं कर सकते, आप प्रकृति के साथ खुद को अलाइन कर सकते हो। ओके। जब आप अलाइन हो जाते हो, आपको समझ आ जाती है आपकी प्रकृति क्या है, आपका पेट क्या चीजें पचा सकता है, तो आप सिर्फ वही खाएंगे जो आप पचाएंगे। ठीक है, और जो आप पचाएंगे वही आपका ब्रेन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और आप जो चीजें पचा पाएंगे उसी से ही आपकी अच्छी इम्यूनिटी बनेगी, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। ओके। जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी उतना अच्छा रहेगी। जी, कोशिश कीजिए फर्मेंटेड लीजिए, उसमें Fermented food, ठीक है। मैं छाछ के बाद और चीजें बताना भूल गया। छाछ के बाद आप 2-3 चीजें और हैं जो आप रेगुलर ले सकते हैं। जैसे आप कर्ड राइस है, उसमें कर्ड राइस ले सकते हैं थोड़ा सा। राइस कैसे? कर्ड राइस में कोशिश कीजिए रात के जो चावल होते हैं उसी में आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए, 2-3 चम्मच, उसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा, और सुबह को आप उसको खा लीजिए एज ए ब्रेकफास्ट। ओके, मतलब रात भर उसको ऐसे ही रखना है? जी, फर्मेंट के लिए 1 रात रखेंगे, सुबह आप एज ए ब्रेकफास्ट खा लीजिए। बहुत अच्छे गुड बैक्टीरियाज को अच्छी सी डाइट मिल जाएगी, वो बहुत अच्छे से वहां पे ग्रो करेंगे और बैड बैक्टीरियाज को डोमिनेट नहीं होने देंगे। ओके। ठीक है, उसके साथ आप इडली खा सकते हैं। इडली में भी अगर गर्म इडली नहीं खानी है, थोड़ा सा उसको रखिए, आधा 1 घंटा ठंडा होने दीजिए, फिर लीजिए इडली। ओके। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, फ्रूट्स में आप अनार ले सकते हो, काफी अच्छा है। अनार को भी, अनार का जूस नहीं लेना है, अनार को खाना है चबा के खाना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक फाइबर प्रोवाइड करता है हमारे गट बैक्टीरियाज को। ठीक है। हाँ, और एक डॉक्टर निशांत, एक और चीज है, जिसे आजकल ना लोग मतलब ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो काफी सारे लोग हैं नाश्ता नहीं करते, कि मन ही नहीं करता खाने का, बस चाय पी लेते हैं, दूध पी लिया, बस आगे, उसके बाद सीधा लंच करते हैं। तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे? जी देखिए, जो ब्रेकफास्ट स्किप करने वाली जो बात है वो भी इसलिए होता है कि आपको भूख नहीं लगती है। है ना, लोग बोलते हैं कि हमें सुबह भूख नहीं लगती है, लेकिन हालांकि 12 घंटे सोने के बाद आपको भूख लगना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। या तो इवैक्यूएशन जब होती है, यानी पेट साफ होता है, तो उसके बाद भी एकदम से भूख लगती है लोगों को। अगर आप नॉर्मली पेट साफ हो रहा है तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि पेट खाली हो गया, अब हमें कुछ खाने को लेना चाहिए। हाँ। बट लोगों को ये होता है कि पेट साफ नहीं होगा, रात को अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, अच्छे से खाना नहीं खाया है, या लेट ईटिंग की है, तो उसकी वजह से जो पुराना जो खाया हुआ है बॉडी ने वो डाइजेस्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो वो आपको हंगर वाली जो फील ही नहीं आएगी फिर। ठीक है, और चाय वाला तो खैर वो तो इंडिविजुअल पे छोड़ते हैं। चाय वैसे अच्छी चीज नहीं है, खाली पेट चाय लेना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि एक तो चाय में शुगर रहती है, तो शुगर जो है बैड बैक्टीरियाज को बहुत ही ज्यादा पसंद है, गुड बैक्टीरियाज को अच्छी नहीं लगती। ओके। ठीक है, तो चाय को अवॉइड कीजिए। कॉफी, खाली पेट तो चाय कॉफी ये दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए। दूध का एक्चुअल जो टाइम है वो रात का है, दूध रात को पीना चाहिए। जी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो दूध है वो रात को पीना चाहिए। सुबह आप दही ले सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, या तो आप बटर मिल्क या छाछ भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। और कोशिश कीजिए सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए, 8 बजे के बाद कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। क्योंकि आप कुछ नहीं खाएंगे तो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो खाना पचाने के लिए पेट में आए हैं,
तो वो अच्छे से उनको खाने को डाइजेशन के लिए कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो अल्टीमेटली वो वहां पे आपको इरिटेट करना शुरू करेंगे, उससे गैस्ट्रिक हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। Yes. आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है ब्रेकफास्ट स्किप करना, जिसकी वजह से माइग्रेन होती है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो माइग्रेन भी एक ऐसा बीमारी है जो गट से ही शुरू हो रही है। मोस्टली गर्ल्स को ही ये परेशान करती है, क्योंकि मेल्स में आपने कम देखा होगा। Yes. क्योंकि वो इमोशंस को दबा के रखेंगी। ठीक है, Yes. इमोशंस आउट नहीं होंगे, उसकी वजह से जो इमोशंस हैं वो हमारे गट में जाएंगे। ठीक है, वही जो फिर 80% होके वो सिग्नल देंगे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ खाने की, खाली पेट रहो। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें खाएंगी जो खानी नहीं चाहिए। Yes. बहुत ज्यादा स्पाइसी लेती हैं हाँ, लड़कियां। हाँ। ठीक है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी का पित्त बढ़ जाता है। Okay. ठीक है, पित्त इज बेसिकली गैस्ट्रिक जूस, इसको हम बोल रहे हैं, हम्म। जो कि पेट के अलावा कोई भी बॉडी में ऐसी जगह नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके। Okay. ठीक है, सिर्फ मतलब स्टमक ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्टमक की लाइनिंग है जो उसको संभाल सकती है। ठीक है, उसकी वजह से जो उसके जो गैसेस जो अगर निकलेंगी तो वो सीधा ऊपर को जाएंगी। ऊपर जाके वो सीधा जब तक जो सिर में पहुंचेंगे उससे माइग्रेन के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। Okay. ठीक है, इसीलिए कई बार क्या होता है, वॉमिट होने के बाद वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। हाँ। ठीक है, वो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, क्विक फिक्स करती है बॉडी अपने Yes. आप को। लेकिन ये जब बार बार होने लगते हैं ये एपिसोड्स, तो इसका मतलब है कि अब आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा और इसको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। क्या स्किन पे भी इम्पैक्ट करता है इसका? जैसे हाँ। कईयों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जी रैशेस हो रहे हैं, कईयों को वाइट पैचेस हो जाते हैं, जी। तो ये भी गट हेल्थ का एक साइन है या फिर ये कुछ और है? देखिए, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ आपको। होता क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो जब वहां पे वो पड़ा रहता है वो सड़ने शुरू हो जाता है, जिससे टॉक्सिन्स बनते हैं। ठीक है। वो टॉक्सिन फिर जो हमारी गट की लाइनिंग है उसको क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करने से होता ये है कि जब वो ब्लड में मिलता है तो वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है वो इन्फेक्शन या टॉक्सिन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जब वो ट्रेवल करती है तो वो बॉडी में कहीं भी जा सकती है फिर। ठीक है, तो इनिशियली होता क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसको संभालती है, जो भी इन्फेक्शन होती है ना। जब अब हमारी जो गट हेल्थ खराब है, इम्यूनिटी 70% गट से बन रही है, तो जब गट हेल्थ खराब हो रही है, इम्यूनिटी अच्छे से बन नहीं रही है, तो बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि 3 तरह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो काम करती है। ठीक है। सबसे पहले जो होता है, कोई भी इन्फेक्शन आएगी छोटी मोटी, इम्यूनिटी उसको फाइट बैक करेगी थ्रू WBC सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो फाइट बैक करते हैं। बॉडी फाइट बैक करेगी, छोटी मोटी इन्फेक्शन होगी वो रिकवर कर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड जो होता है उसमें सुप्रेस करती है। ठीक है, सुप्रेसिव में होता ये है कि जब आप कुछ भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ रही है तो बॉडी एक एक्सटेंट तक उसको हैंडल कर लेगी। जैसे उसके रिएक्शन में आपको कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, खांसी हो गई, तो 3 से 5 दिन तक जाके वो उसको हैंडल करके वो सेटल डाउन हो जाता है। मतलब अगर ये वाली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दैट मींस हमारी इम्यूनिटी किसी ना किसी चीज के लिए फाइट कर रही है। यस, तो लोग सीजनल फ्लू जो जैसे रहता है, लोग उसमें दवाई खानी शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए जो छोटी मोटी जो इन्फेक्शन उसके लिए एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जो गट फ्लोरा पे है। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स खुद में ही है कि एंटीबायोटिक। अब तो डॉक्टर उसके लिए तो हर बार ही एंटीबायोटिक ही देते हैं, किसी भी चीज के लिए एंटीबायोटिक ही देते हैं। जी, एंटीबायोटिक से होता क्या है कि एंटीबायोटिक आप बहुत ज्यादा जब लेते हैं तो एंटीबायोटिक है वो, बेसिकली वो बैक्टीरिया मारेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, तो वो दोनों बैक्टीरिया को मारेगा, गुड वालों को भी, बैड वालों को भी। तो उसमें सारे तो मरेंगे नहीं, हो सकता है कि गुड वाले ज्यादा मर जाएं, ठीक है, और बैड वाले बच्चे हैं। तो जब वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जो 80-20 का जो रेशियो है, गुड 80 है, 20-20 है, लेकिन वो 20 वाले बहुत खतरनाक हैं। वो थोड़े से भी अगर उससे बढ़ जाएंगे तो गुड वालों को डोमिनेट करने शुरू कर देंगे। तो आपकी गट हेल्थ फिर अल्टीमेटली खराब हो जाएगी और आपको एक इन्फेक्शन तो चली जाएगी, खांसी जुकाम, लेकिन वो अल्टीमेटली थोड़े दिनों में आपको कोई और इन्फेक्शन आ जाएगी, बड़ा इन्फेक्शन। जी, तो हम थे 2 तरीके से हो गया, तीसरा 2 तरीके से हो गया। तीसरे में क्या होता है कि हमारी जो आप
कुछ भी खाए जा रहे हो, कुछ भी खाए जा रहे हो, इम्यूनिटी काम करे जा रही है, आप नहीं मान रहे, बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आप नहीं मान रहे हो, आप वही हैबिट्स चल रही हैं, वही खाना चल रहा है, ब्लोटिंग भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, तो इम्यूनिटी एक टाइम तक तो वो सारी चीजें हैंडल करेगी, लेकिन वो कब तक करेगी? ठीक है, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी टॉक्सिन जो आपने खाया है, फिर वो सबसे पहले निकलेगा ब्लड के थ्रू स्किन में, जिससे होती हैं हमारी ऑटो इम्यून डिसीजेस। ठीक है, हाँ, ये मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में सुना भी है जी। ये क्या मतलब, इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली जो होता है, जिसमें बहुत मोटे मोटे तरीके में आपको समझाऊं तो ऑटो इम्यून में ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके अगेंस्ट ही काम करने शुरू कर देती है। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रही, ये ऑटो मोड पे चली गई अब। और इसका रीजन क्या होता है? मतलब इसका रीजन यही है सबसे पहले कि जब आपकी गट हेल्थ खराब है, तो आप जब ये चीजें कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, जो नहीं खाना है वो नहीं, वो सब चीजें कर रहे हो, जो नहीं करना वो सब कर रहे हो, है ना, तो इससे अल्टीमेटली जो बॉडी की इम्यूनिटी जो गट से बन रही है, एक तो इम्यूनिटी बनना कमजोर हो जाएगी, है ना, बैरियर कमजोर हो जाएगा, तो सारी जो इन्फेक्शंस है वो ट्रेवल कर जाएंगी बॉडी में। अब बॉडी को समझ नहीं आ रहा है कि इस इन्फेक्शन का करना क्या है, तो वो उस पर रिएक्ट करने शुरू कर देती है ना। पहले वो संभाल रही थी, फाइट बैक कर रही थी, दबा रही थी बीमारी को, बट अल्टीमेटली फाइट बैक करने शुरू कर देगी। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसीज जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी भी गट हेल्थ खराब होगी, उसको बॉडी एक टाइम तक वो हमारी इम्यूनिटी संभाल के रखेगी। एक टाइम के बाद जब इम्यूनिटी लो होती है या तो इम्यूनिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जॉस्ट होने का मतलब है कि अब उसके हाथ खड़े हैं कि वो अब और नहीं हैंडल कर पाएगी इस इन्फेक्शन को। ठीक है, कि जो गट से आप कंटिन्यू आपने वो सारी चीजें डाल रहे हो नोइंगली अननोइंगली, ठीक है, तो उससे होगा ये कि आपकी जो गट है, जो बॉडी है, वो रिएक्ट करेगी उस पे इन्फेक्शन पे। तो वो जो मेजरली 5-6 बीमारियों के नाम लूंगा जो आपको पता होंगी, और लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोग इनसे जूझ भी रहे हैं। मतलब जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले हम गट से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले है एक IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें भी अगर टाइम से कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसके भी आगे कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, प्रोक्टाइटिस, और अलग अलग इसके और नाम भी हैं, बट ये इसी के अंडर आते हैं। ये सारे ऑटो इम्यून में ही माना जाता है इसमें, कि इसमें बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, पर आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, कि आप सब अच्छा खा रहे हो पर ये क्यों हो रहा है। और अगर स्किन में हम जाते हैं, तो सबसे बेसिक में बताता हूँ, अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पित्ती निकलना भी बोलते हैं, बहुत देसी भाषा में, वो धप्पड़ से निकल जाता है, वही वाला कि हम कई बार बच्चों को होता है, हाँ इसने कुछ खा लिया, इसको ये हो गया, है ना। तो ये इनिशियली में ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है छोटा सा। तो अगर आप इनिशियली इसको संभाल लेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपने क्या खाया, किस वजह से आपको हुआ, तो आप इससे बचे रहेंगे। और अगर इसके थोड़ा एडवांस हम जाते हैं, तो इसमें जो कुछ बीमारियां और हैं, जैसे है सोरियासिस। ठीक है, स्किन सोरियासिस जिसको हम कहते हैं, और इसमें विटिलिगो भी है एक, जिसमें स्किन में वाइट धब्बे जिसको बोलते हैं वो पड़ जाते हैं, और भी जो स्किन से अलग अलग रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन जो स्किन में दिखती है। तो इसको टैकल करने में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे, तो इसमें आपको इम्यूनोसुप्रेसेंट देते हैं या स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट चलती है, क्योंकि उसको एज ए ऑटो इम्यून, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब ऑटो इम्यून में जो आपने बताई, एक तो पेट वाली बीमारियां बताई और स्किन वाली बीमारियां बताई, यही है और भी है? देखिए, इसमें और अगर हम डीप में जाएंगे, तो इसमें RA जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, गठिया जो होता है, जो कि गठिया भी 2 तरह से होता है, एक जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, जो ऑस्टियो रहता है वो एज रिलेटेड रहता है। ठीक है, जिसमें एज के साथ आपके जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। जी, ऑस्टियो जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून रहता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। जो ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है वो हमेशा ओल्ड एज में होता है मोस्टली। ठीक है, जो बेसिकली एजिंग है। ठीक है, लेकिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये किसी भी एज में हो सकता है, ये छोटे बच्चे से लेकर 70 साल के आदमी को भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आप पेन किलर्स खाते रहते हैं, स्टेरॉइड लेते रहते हैं, इम्यूनोसुप्रेसेंट लेते रहते हैं। इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो डीप रूट पे नहीं जाते। इनिशियली आप लेते रहते हैं, इंजेक्शन लेते रहते हैं, आपको अच्छा लगता रहता है, बट एक टाइम के बाद आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे।
कि कब तक ये साइकिल चलेगा, वही वही है ना, कब तक अब इंजेक्शन लगेंगे, कब तक आप गोलियां खाते रहेंगे, लंबी दवाइयां, है ना, लंबी दवाइयां खाते रहेंगे, प्लस उससे अल्टीमेटली किडनीज भी खराब हो रही है, लीवर पे भी इफेक्ट आ रहा है। देखिए जैसे अभी हमने बात की कि आरए होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो कि एज के साथ होता है, ठीक है। बट आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि 30 प्लस क्रॉस करते ही सबको कमर में दर्द हो रही है, ठीक है, जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, सर्वाइकल हो जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ये बोन्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं बहुत अर्ली एजेस में, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में आ रहे हैं ये सारे इश्यूज। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि एसिडिटी जब बॉडी की बढ़ रही है, क्योंकि हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, खान पान अच्छा नहीं है, उससे एसिडिटी बन रही है, तो उसके लिए हम एंटासिड्स खा रहे हैं। तो थोड़े टाइम के लिए तो एंटासिड्स अच्छे लगते हैं, तो उससे बट कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं होता वो इशू, है ना। तो होता क्या है कि जब हमारे स्टमक में जब ये बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कैल्शियम निकालती है। ओके, तो वो कैल्शियम निकलता है हमारी ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड में भी एक लिमिटेड अमाउंट में कैल्शियम है। तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम जो है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये आपका बॉडी का मैकेनिज्म है आपको ठीक रखने के लिए। तो होता क्या है, टाइम के साथ अब जितना एसिडिटी बढ़ती जाएगी, आप वो डाइट अपनी सेटल नहीं कर रहे हो, लेकिन बार बार वही प्रॉब्लम चल रही है, बॉडी कैल्शियम ले रही है, बार बार ब्लड से निकाल रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है, तो ये एक साइकिल सा चला हुआ है। बट एक टाइम के बाद होगा क्या कि जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो खत्म होने शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कैल्शियम कहाँ है फिर बॉडी में, हड्डियों में। हाँ, तो फिर क्या होता है कि जो बॉडी, जो हमारा जो पेट है, फिर ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई हमें अब कैल्शियम चाहिए और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बॉडी है वो हड्डियों से कैल्शियम खींचने शुरू कर देती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी शॉकिंग है ये तो, है ना, कि एक एसिडिटी से या इन प्रॉब्लम से हड्डियों पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो कैल्शियम निकाल रही है वो बॉडी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जस्ट एक छोटे से काम के लिए, ठीक है। और फीमेल्स में बहुत ज्यादा एसिडिटी के इश्यूज रहते हैं, ये जिस भी इंसान में एसिडिटी के इश्यूज हैं उसको टाइम के साथ वो हड्डियों में प्रॉब्लम आनी शुरू कर देगी, है ना। स्टार्टिंग तो इसके लिए फिर जो जैसे एंटासिड लेते हैं वो एंटासिड फिर नेवर एंडिंग वाला वो सिस्टम हो गया, है ना, कभी खत्म नहीं होगा। आप खाते जाएंगे, एंटासिड ठीक होते जाएंगे, फिर खाते जाएंगे, फिर अल्टीमेटली वो गट हेल्थ खराब होगी, वो मेटाबॉलिज्म आपका डल हो जाएगा, फिर वो बीमारियां आपको अलग लगानी शुरू हो जाएंगी गट से रिलेटेड, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे फीमेल्स में एक मेनोपॉज होता है, मतलब पीरियड्स रुक जाते हैं, उसके बाद बोला जाता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बंद हो जाती है, जो मैंने सुना है, मतलब तो ऐसा सच में है? देखिए जो एज के साथ थोड़ा सा हार्मोनल जो इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, एजिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल अर्ली जो मेनोपॉज हो रहा है ना, अर्ली मेनार्के भी हो रहा है, अर्ली मेनोपॉज भी हो रहा है, तो बेसिकली ये जो हो रहा है एजिंग कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि पहले की आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए तो पहले होती थी ये लगभग 70 से 80 साल, ठीक है। अब ये 50, 60 या 70 तक मैक्सिमम जाती है, ठीक है। उसके पहले ही लोग जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं हमारा, ये सारा डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, है ना। क्योंकि हम अब इतनी ईज में आ चुके हैं लाइफस्टाइल में कि किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है। जो पुराने लोग थे उनको डायबिटीज तो कभी होती नहीं थी, बीपी का कभी नाम भी नहीं सुना था, कोई बीमारी भी नहीं होती थी। अब 30s क्रॉस करते हाइपरटेंशन हो रही है, डायबिटीज आ रही है। तो इसका मेन कॉज यही है कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं वो अच्छा नहीं है ना। तो आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का? अब इसमें सबसे पहले जिस चीज पे हम आए थे, गट हेल्थ, इसमें बेसिकली ये यहीं से शुरू हो रही है, है ना। क्योंकि आपने कभी ना कभी ऐसी चीजें खाई हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुई हैं। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ दूध पीने से भी गट हेल्थ खराब हो जाती है। दूध से? जी। पर दूध तो माने कि अच्छा होता है, दूध तो कैल्शियम मिलता है दूध से, और मिलेगा आपको, जी आपको मिलेगा तभी अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली वो पचाएगा उसको पेट, तभी आपको न्यूट्रिशन दे पाएगा। अगर वो अच्छे बैक्टीरियाज वहां नहीं है, गुड बैक्टीरियाज नहीं है, वो आप पचा ही नहीं पा रहे हो, तो आप चाहे आप सोना भी खा लें, हीरा मोती खा लें, आपको नहीं डाइजेस्ट होगा। गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जी, गट हेल्थ अच्छी होगी तो, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा कि ये पानी भी पी ले तो उसका वजन बढ़ जाता है। ये तो बहुत सुनते हैं, है ना। लेकिन और कईयों को कि मेरा हवा भी लग जाती है मुझे। हाँ, कईयों को हवा भी लग जाती है, कई 10-10 रोटी खा के भी उनका वजन नहीं बढ़ता है ना। तो बेसिकली ये होता है उनकी गट हेल्थ के ऊपर, ठीक है। जिसके पास गुड बैक्टीरियाज हैं तो वो अच्छे से आपको उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं,
अब तो इस पे बहुत स्टडीज हो रही हैं, काफी रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। काफी पहले तो इसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, पेट खराब है, एंटासिड ले लो, पेट की गोली ले लो, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल करता है, पहले भी किया है। रूट कॉज पे जाने का मतलब यही होता है कि आपकी गट पे जाए। ठीक है, पहले गट ठीक करेंगे, पहले गट हेल्थ को ठीक करेंगे। क्या करते हैं, कोई थेरेपीज हैं? देखिए, इसमें इनिशियली हम पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है प्रॉपरली कि पेशेंट को ये बीमारी हुई क्यों। ठीक है, वो क्या ऐसी चीजें खा रहा था, क्या उसके गट में इश्यूज हो रहे थे कि जिस वजह से इसको ये प्रॉब्लम्स हुई थी, कि गट में कोई इश्यूज थे भी या नहीं थे, क्या ये सिर्फ स्ट्रेस से तो नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस ओरिएंटेड भी हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, इससे कोर्टिसोल रिलीज होता है। ठीक है, जो सारा जो सिस्टम है हैप्पी हार्मोन्स को कम कर देता है, कोर्टिसोल हाई हो जाता है, उससे ब्लर फोकस ब्लर होने शुरू हो जाता है, ब्रेन फॉगिंग शुरू हो जाती है, क्लैरिटी नहीं रहती है, थॉट्स बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे अगर एलोपैथी की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न साइंस की, तो वहां पे कुछ टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए। तो आयुर्वेद में ये सब, मतलब आयुर्वेद में भी ऐसे चेक करते हैं? आयुर्वेद में क्या करते हैं? देखो, आयुर्वेद में बेसिकली टेस्ट नहीं थे, है ना, टू बी फ्रैंक, पहले टेस्ट नहीं होते थे, बट अब टेस्ट आ गए हैं, तो हमें मॉडर्न जो जमाना है उसके साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो हमें जो टेस्ट है वो सबका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कैसे चेक करते हैं? वैसे देखिए, आयुर्वेद में हम पहले परीक्षाएं करते हैं अलग अलग। ठीक है, नाड़ी परीक्षा रहती है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है प्रॉपर। इट्स नॉट लाइक कि 1 मिनट में पूछा, 2 मिनट टाइम दिया, हाँ ये बताओ ये बीमारी है, लो दवाई लिख के चल दी। ठीक है, इसमें पूरी हिस्ट्री लेते हैं। आप कम से कम पेशेंट के साथ बैठिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ताकि आप उस चीज को रूल आउट कर सकें कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ से आई है, शुरू कहाँ से हुई है। ठीक है, जरूरत है तो आप टेस्ट करवाइए। ठीक है, पर अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो मोस्टली आपको टेस्ट के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर वो बीमारी समझ में आ गई है। ठीक है, तो अगर ये बीमारियां आपको हो रही हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज की हम बात कर रहे थे, अगर ये बीमारियां आपको हो रही हैं तो आप इनिशियली स्टार्टिंग में ही आयुर्वेद की तरफ को आ जाइए, ताकि आपको दुनिया भर की पेन किलर्स ना खानी पड़े और अलग अलग चीजों के स्टेरॉइड इंजेक्शंस ये सब ना लें, ताकि अल्टीमेटली बीमारी तो ठीक नहीं होगी, बट आपकी किडनीज और लीवर जरूर खराब हो जाएंगे टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि जब जैसे ही आप गट हेल्थ को ठीक करेंगे ना, तो बॉडी का जो रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे जो गट है, अगर उसको हेल्दी रखना है, क्या सिर्फ डाइट से ठीक रखी जा सकती है या इसके लिए कुछ और भी प्रावधान है? देखिए, इसमें ऐसा है कि बहुत सारी दवाइयां भी हैं आयुर्वेदिक। इनिशियली दवाइयों से आप उस चीजों को ठीक कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए दवाइयां नहीं कहूंगा कि आप अपनी डाइट ठीक कीजिए, खाना ठीक कीजिए, जो आपके गट फ्रेंडली फूड्स हैं उनको लीजिए, और जो जरूरत है, जब जरूरत है उस टाइम आप डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, गट जब ज्यादा खराब हो जाए तो हमें उस केस में फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। जरूर कोई भी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, ताकि वो आपकी गट की हेल्थ को ठीक कर सके, क्योंकि गट ठीक रहेगा तभी आप आगे जमाने के साथ चल पाएंगे। जैसे अभी आप ऑलरेडी शुद्ध हिम्स में आप काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ज्यादा गट के जो पेशेंट हैं मेल्स होते हैं कि फीमेल्स होते हैं? देखिए, अब आज का जो टाइम है इसमें मोस्टली मेल्स जो है वो ज्यादा इससे प्रॉब्लम से मेल्स को ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। गट प्रॉब्लम जो है वो मेल्स को ज्यादा हो रही है, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का स्ट्रेस, शिफ्ट्स में ड्यूटीज हैं। ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, फैमिलीज का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेल्स को होता है, बट हमारे पास जो केसेस हैं वो मोस्टली मेल्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें होता ये है कि डाइटरी हैबिट्स होती हैं उनकी, कईयों की खराब, कईयों की स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कईयों का इमोशनल ट्रॉमास होते हैं पुराने। ठीक है, जो उनके साथ चल रहे हैं टाइम के साथ वो निकले नहीं, जिससे स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो गट एग्जॉस्ट हो गई, फिर अल्टीमेटली उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। ठीक है, और जैसे मेल्स में तो चलो देखने को मिल गया उनकी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हो गया। फीमेल्स के अगर गट्स में प्रॉब्लम है, गट में अगर इशू है, तो उनको क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? देखिए, फीमेल्स जो रहती हैं उनमें भी बेसिकली मोटे मोटे यही सिम्टम्स रहते हैं। ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, बट इनमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेस होता है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है फीमेल्स को एज कंपैरेटिवली मेल्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है यूटीआई बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। यूटीआई मींस पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है। ठीक है, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने शुरू हो जाता है।
और उससे होता कई बार वेट लॉस भी होने शुरू हो जाता है फीमेल्स में उस डिस्चार्ज की वजह से। तो होता क्या है कि फीमेल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली उस डिस्चार्ज की ही ट्रीटमेंट लेती हैं, ठीक है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जी मुझे ये हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, आप ये दीजिए। होगा क्या, डॉक्टर्स उनको एंटीबायोटिक्स देंगे। अल्टीमेटली हुआ ये है कि जो फ्लोरा है, जो गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी कम हो चुके हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं। होगा क्या, गट के साथ साथ जो वेजाइनल जो फ्लोरा है वो भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वहां भी बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब ये फीमेल्स जो हैं, जब एक कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स लेती रहेंगी या उनकी गट कंटिन्यू खराब रहेगी, तो जो बैक्टीरियाज हैं वहां से भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो उससे होगा क्या, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहेगा, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो चुका होगा या तो फंगल इन्फेक्शन में या तो यीस्ट इन्फेक्शन में। तो इससे इनफर्टिलिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे फर्टिलिटी भी हैम्पर होती है। अगर ये लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम्स चली रहेगी तो हो सकता है कि अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जाके जो यूटरस है या ओवरिस है वहां तक भी पहुंच सकती है इन्फेक्शन। तो इससे जो कॉमन सी प्रॉब्लम है पीआईडीज जिसको कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, और सिस्टाइटिस जिसको कहता है, ये बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक है। अगर तो बैक्टीरियल रहेगा तो वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक की वजह से हुआ है या गट हेल्थ की वजह से हो रहा है तो फिर ये ज्यादा परेशान कर सकता है आपको। और गट का जैसे मेल और फीमेल का अगर कंपैरिजन अगर मैं करूं तो गट हेल्थ में ऐसा वो क्या खाते हैं फीमेल्स या मेल जो गट हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान देता है? देखिए आज की डेट में तो सबसे ज्यादा जो है वो है आपका फास्ट फूड, ठीक है। फास्ट फूड जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि मुझे लगता है मेल ज्यादा खाते हैं फास्ट फूड। देखिए अब ये जो है डिस्कशन इस पे जाएंगे तो ये तो फिर अलग अलग जगह का अलग अलग रहता है। सिटीज में लोग ज्यादा खाते हैं एज कंपैरेटिवली टू जो छोटे गांव में लोग रहते हैं, वो अभी भी थोड़ा सा स्टिक है टुवर्ड जो नेचुरल जो हमारी घर का खाना है उस पे ही फॉलो करते हैं उन चीजों को। और गट को हेल्दी रखने वाला अगर मैं एक गोल्डन रूल आपसे पूछूं तो कोई एक गोल्डन रूल जिससे गट हेल्दी रहे हमेशा? देखिए गट हेल्दी रखने का सबसे पहला रूल तो ये है कि आप जीभ के स्वाद के लिए ज्यादा ना खाएं, ठीक है। क्योंकि आजकल खाना पार्टियों में यही खाया जाता है कि मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, ये भी टेस्ट कर लूं। वो भी टेस्ट के चक्कर में क्या होता है, आप ऐसी सी चीजें खा जाते हैं जो आपको एक साथ नहीं खानी होती हैं। शादी में तो लोग इसलिए भी खाते हैं ना कि मैंने 500 रुपए शगुन दिया है तो कम से कम मैं 1000 रुपए का तो खाना खा के आऊं। वो 500 का फिर वो 5000 बन के निकलता है फिर बाद में। ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने इतना शगुन दिया है तो इतना तो हम खा के ही। जी, तो शादियों में यही होता है, एक तो लेट नाइट ईटिंग होती है, है ना, प्लस वो ऐसी ऐसी चीजें साथ में खा लेंगे। पहले फ्रूट सैलेड खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम भी खा लेंगे, उसके बाद फिर वो अलग अलग जो डिशेस बनी होंगी फास्ट फूड टिक्की वगैरह वो सब कुछ खा लेंगे, है ना। फिर लास्ट में फिर वो कुछ और ड्रिंक्स भी ले लेंगे। तो होगा क्या, फिर ये सारी चीजें पेट में जाके हमारे जो बैक्टीरिया है उनको कंफ्यूज कर देंगे कि हम क्या पचाएं क्या छोड़ें। तो गोल्डन रूल यही कहता है कि सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाएं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। जी। और क्या क्या अपनी मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मल डेली रूटीन में इजीली जो अवेलेबल हो सके चीजें, क्या क्या मैं एक ऐड करूं अपनी डाइट में कि मेरी गट हेल्दी रहे? देखिए सबसे पहले तो आपकी डाइट में फाइबर जरूर ऐड कीजिए, ठीक है। फाइबर होना चाहिए डाइट में। कई बार क्या होता है हम सैलेड्स खाते हैं लेकिन वो फाइबर कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि होता क्या हम कई बार अच्छे से चबा के नहीं खाएंगे, अच्छे से वो चर्न नहीं होगा तो उसका फाइबर अच्छी तरह से वो निकल नहीं पाएगा। तो फाइबर के लिए बेस्ट है इसबगोल जो रहता है, साइलियम हस्क जिसको कहते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। पानी के साथ लीजिएगा, थोड़ी सी 1 चम्मच खाने से पहले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। खाने से जैसे पहली मील ले रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में आप पहले साइलियम हस्क पानी में डाल के घोल के आप ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो ये रेगुलर ले सकते हैं? जी आप रेगुलर ले सकते हैं, इसकी कभी कोई आदत नहीं बनती, ठीक है। और इसका लेने का भी ये है कि आप धीरे धीरे डाइट में चेंजेस जब करेंगे तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सेकंड चीज है आप छाछ लीजिए, जो मैंने पहले ही बताया, छाछ आप ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, किसी भी मौसम में ले सकते हैं, ठीक है, छाछ ले सकते हैं। प्लस आप अनार खाइए रोज, अनार बहुत अच्छा उसमें फाइबर्स रहता है, लेकिन जूस नहीं पीना है, चबा के खाना। और बीट रूट रहता है, बीट रूट की कांजी बनती है आजकल, बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पे काफी लोग ले रहे हैं, है ना। तो वो जो कांजी आपको बना के वो पी सकते हैं, बट कोशिश कीजिए, अब वो इंस्टाग्राम में अधूरा ज्ञान है कि लोग आजकल भी पी रहे हैं, गर्मियों में नहीं उसको पीना है। अच्छा गर्मी में नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उसकी जो फिर पोटेंसी जो थोड़ी सी गर्म हो जाती है बीट रूट जो है वो गर्मियों में भी ले सकते हैं? देखिए बीट रूट की पोटेंसी गर्म है, उसको आप 1 या 2 स्लाइसेस ले सकते हैं सैलेड के रूप में, लेकिन आप बहुत ज्यादा लेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान करेगा। अब आप रील्स देख के
कांजी बना के पीना शुरू कर देंगे, बट आपको ये नहीं पता कि वो कब पीनी है। यस, ठीक है, क्योंकि उसमें तो यही बताते हैं हर रोज पियो, हर रोज पियो। बट वो गर्मियों के लिए नहीं है वो ड्रिंक। ठीक, गर्मियों के लिए आप कर्ड राइस ले सकते हैं, ओके, है ना, जो आपने बताया। जो आप स्टार्टिंग में बताया था। चावल बचा लीजिए, उसमें 2 चम्मच दही के डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, स्वाद के लिए आप थोड़ी हरी मिर्च या प्याज भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसमें बाद में डाल सकते जी, हैं। आप बाद में तड़का लगा सकते हैं? तड़का क्योंकि देखिए बिना तड़के का फिर- प्रेफर नहीं किया जाता तड़का, क्योंकि दही को पकाना नहीं चाहिए। ठीक है, और बट फिर भी अगर आपको डालना है तो अलग से आप छोटे चम्मच में तड़का लगा के उसको बाद में उसमें ऐड कर अच्छा, सकते हैं। बाद में ऐड कर जी, क्योंकि स्वाद के बिना तो वैसे ही कोई हाँ। खाना नहीं खाता। नहीं वो आप वैसे आप पियेंगे तो इसको खाएंगे तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी रहता है। ठीक है, रोज लेंगे। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि मुझे अपने हेल्थ के लिए Health खाना के है लिए तो खाना आप उसको रेगुलरली ले पाएंगे। बट आप सिर्फ टेस्ट, आपके रिसेप्टर्स वैसे उस हिसाब से आपने Taste कर दिए हैं कि नहीं मुझे तो भाई बस वही खाना स्पाइसी, चाहिए। ऑरिगेनो और वो सब चीजें, पेपर हो, यस, है ना, तभी मजा आएगा। तो आपके टेस्ट रिसेप्टर हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए खाएंगे तो वो फिर आपकी फायदा नहीं देगी वो चीज आपको। कभी कभी आप ले सकते हैं ये सारी चीजें वंस इन ए वाइल, ठीक है, बट रेगुलर आप ना लें तो तभी आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और देखिए फाइबर की बात जब हो रही है तो मैं एक और चीज आपको इस साथ ऐड करना चाहूंगा। जैसे आचार्य जी भी बताते हैं, अमली प्रिपरेशन जो होती है जो मिलेट से बनती है, बेसिकली वो फर्मेंटेड ही है, मिलेट्स को फर्मेंट किया जाता है, तो अल्टीमेटली वो वर्क करते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए। तो अगर हो सके पॉसिबली तो ऑन ऑफ आप वो भी स्टार्ट कीजिए अपने घर पे, क्योंकि हाँ मिलेट्स की अमली बना के शुरू कीजिए। तो आपकी जो गट हेल्थ वो बहुत अच्छी रहेगी इससे। तो कौन से मिलेट सबसे मतलब अच्छे होते हैं, क्या खाना चाहिए, कौन सा वाला? देखिए मिलेट्स में ऐसा है कि आप रेगुलरली अगर आपने लेना है तो आप रागी ले सकते हैं, ठीक है, जवार ले सकते हैं। बाजरा थोड़ा सा गर्म रहता है तो उसको गर्मियों में थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी जो रागी है, जवार है, सावा ले सकते हैं, कोदो ले सकते हैं, कुट्टू का आटा भी जिसको कहते हैं, ठीक है, और जो चने का आटा है उसको भी आप यूज कर सकते हो, बीच में उसकी भी रोटी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम वो देख रहे हैं जो हमें बंद करवाया जाता है। पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम ही ये सबसे ज्यादा ये होती है कि वो सिर्फ उस चीज पे फोकस करते हैं कि हमें ये बंद करवाया है। वो ये नहीं देखते कि हमने कितनी और सारी चीजें बताई हैं। मुझे लगता है इसीलिए भी लोग आयुर्वेद में बहुत कम आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा ये छुड़वा देंगे, हमारा ये छुड़वा देंगे। खाना नहीं छोड़ना चाहते लोग। प्रॉब्लम यही है कि नेगेटिव वाली साइड देखते हैं कि हमें ये बंद करवा दिया है, ये नहीं सोचेंगे कि इसके अलावा और कितनी चीजें दे रहे हैं, है ना। तो अब मैं लोगों को, जैसे हम कहते हैं कि आप सीजनल फ्रूट खाओ या सीजनल सब्जी खाओ, तो बोलेंगे सीजनल खाएंगे तो सीजनल तो 2-3 ही है, है ना। बट अब ध्यान से देखेंगे तो सीजन बहुत सारी हैं, है ना। लौकी है, घिया है, तोरी है, कद्दू है, टिंडे भी हैं, है ना। तो ये सब्जियां तो कोई खाता ही नहीं है। इनकी तरफ ध्यान नहीं है ना। ध्यान देंगे कि आलू बंद करवाएं। टिंडे का नाम सुन के तो लोग ऐसे करते हैं, छी टिंडे। बट रोज मत खाइए, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत पसंद है टिंडे, क्योंकि अच्छी चीजें सीजनल खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, है ना, जो सीजनल नहीं है। कोल्ड स्टोरेज से सब्जियां आ रही हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं आपको, है ना। उस पे ऑलरेडी स्प्रे हुए हैं, उन पे दवाइयां लगी हैं, है ना। वैसे ही इतना खराब खाना है आजकल, इंडिया को तो बहुत ही खराब खाना हो चुका है। दूध खराब है, पानी खराब है, और खाना खराब है, सब्जियां खराब है। उसमें भी अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मुझे आलू बंद कराया तो आलू क्यों बंद करवाया, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। ये चीजें सबको समझनी चाहिए कि वो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक जैसे खाने के लिए तो चलो आपने बता दिया, क्या पानी का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? पानी कौन सा पीना है? पहले के लोग तो जैसे घड़े का पानी पीते थे, तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, आजकल आरओ का पानी पी रहे हैं। तो इसका भी क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सही है? जी देखिए, आजकल वही बात आ गई कि पानी भी इतना खराब है कि हमें नहीं पता कि हम पिए क्या। वही तो समझ सिटीज में बहुत ज्यादा बुरी हालत है, क्योंकि आपको जो पानी आता है उसको पीने लायक नहीं है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो सिटी से आ रहा है और वहीं उन्हीं जगहों से आ रहा है जहाँ पे ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है ना। तो लोग प्रेफर कर रहे हैं आरओ का पानी या बॉटल पानी। इतना गंदा होता है तो घर में तो आरओ लगाना पड़ता है। हाँ। सबके घर में, ऑलमोस्ट आपके घर में, मेरे घर में, हाँ। सबके घर में लगा है आरओ। देखिए बट आरओ का एक नुकसान ये भी है कि जितने भी मिनरल्स है उसमें खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और जो आरओ वाला पानी है वो थोड़ा सा एसिडिक साइड चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि अल्कलाइन पानी जो है, जैसे आचार्य जी बताते भी हैं, काफी लोग जो घर पे बनाते भी हैं, ठीक है, कि अल्कलाइन पानी बनाओ और उसको पियो। उससे क्या बॉडी की पीएच मेंटेन रहेगी, ठीक है। पीएच मेंटेन रहेगी तो पीएच मेंटेन करने का एक और मैं आपको फायदा बता देता हूँ कि पीएच जब बॉडी की मेंटेन रहेगी, एसिडिक साइड नहीं रहेगी, थोड़ा सा न्यूट्रल साइड रहेगी, तो उससे होगा क्या, जो गट बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो भी उनकी पॉपुलेशन भी अच्छे से बढ़ेगी। क्योंकि जो
बैड बैक्टीरियाज हैं वो एसिडिक मीडियम में बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर वो और ज्यादा 20% से बढ़ जाएंगे तो उससे फिर अलग अलग बीमारियां जो हैं, जैसे मैंने ऑटो इम्यून बीमारियां बताई, वो हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर सेल्स भी एसिडिक मीडियम में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। इसीलिए आजकल मुझे लगता है कैंसर बहुत बढ़ रहा है। जी, इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हमारा पानी ही अच्छा नहीं है ना। शुरुआत पानी से ही होती है, पानी से। पानी भी अच्छा नहीं पी रहे हैं, ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं खा रहे हैं, ऊपर से फिर जो कुछ थोड़ा बचता है वो फास्ट फूड से पूरी हो जाती है कमी। मतलब पानी के लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? मतलब पानी के लिए देखिए अल्कलाइन पानी जो है, जो आचार्य जी बताते हैं, और अब तो आचार्य जी ने एक अल्कलाइन डिवाइस भी बना दिया है, ठीक है, जिससे डिवाइस में अगर पानी को गुजारेंगे तो पानी बहुत अच्छे से अल्कलाइन हो जा रहा है, ठीक है। उसमें तो काफी टेस्ट वगैरह भी किए हैं, उसमें पूरी टेस्टिंग के बाद वो आया है। तो अगर उससे पानी पियेंगे तो आई थिंक उससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा। तो घर पे बना सकते हैं लोग ऐसा कुछ? हाँ, देखिए जो अल्कलाइन वाटर जो आचार्य जी जैसे बताते हैं, उसको बनाने का जो बड़ा सिंपल तरीका है, लोग घर पे बना सकते हैं और बना भी रहे हैं काफी लोग, ठीक है। हॉस्पिटल्स में तो मिल ही रहा है, ठीक है, पेशेंट्स को हम देते ही हैं। उसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। ये अल्कलाइन वाटर क्या है? सबसे पहले आप पानी को मटके में स्टोर करें, मटके में, और मटके में तांबे की एक प्लेट या तांबे का लोटा या तांबे का गिलास छोड़ दो, एक चांदी का सिक्का छोड़ दो, और मटके में 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पानी रहे। अच्छा, अब ये पानी बन गया नॉर्मल पानी। अब इसको बनाओ एल्कलाइन वाटर। उसको एक कांच के जार में या कांच के जग में शिफ्ट कर लो, और उसमें तो 2-3 टुकड़े खीरा छिलके समेत, अच्छा, थोड़ा सा पुदीने के 2-4 पत्ते, 5-7 पत्ते धनिया, एक हरी मिर्च काट के बीच में से, और 1-2 पीस गाजर या कोई संतरा या नींबू का एक टुकड़ा, अदरक भी डाल सकते हैं एक टुकड़ा, उसको 12 घंटे के लिए छोड़ दो। अब वो बन गया आपका एल्कलाइन वाटर। ठीक है, तो ये पानी, मतलब पानी हमेशा एल्कलाइन ही पिए। कोशिश कीजिए अल्कलाइन पानी पीने की। अगर अवेलेबल नहीं है तब आप दूसरा पानी पीजिए। अगर कोशिश कीजिए, अगर घर पे हैं तो कम से कम घर पे आप एल्कलाइन पानी पीजिए। ओके, तो डॉक्टर निशांत, जो जैसे लोग फास्ट रखते हैं, तो फास्टिंग से गट हेल्थ को सुधारा जा सकता है? जी बिल्कुल, गट हेल्थ को फास्टिंग से बहुत अच्छा और बिल्कुल सस्ता इलाज है ये गट हेल्थ को ठीक करने का, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद में जो है गट को ठीक करने को, जिसको हम टॉक्सिन कह रहे हैं, आम बोल रहे हैं जिसको, आम को ठीक करने के 3 तरीके बताए गए हैं, ठीक है। अगर आपको इनिशियल है, बहुत स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, तो आप सिंपल लंघन या फास्टिंग, लंघन को फास्टिंग कहा जाता है, ठीक है, तो आप फास्टिंग कर सकते हैं। तो फास्टिंग से जो थोड़ी बहुत टॉक्सिन जो बॉडी में इकट्ठे हुए हैं, आप फास्टिंग से वो डाइजेस्ट हो सकते हैं। डाइजेस्ट कैसे होंगे? आप पेट में कुछ नहीं डालेंगे जब, तो जो गट बैक्टीरियाज हैं, तो जो पुराना जो खाना जो पड़ा है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको डाइजेस्ट कर देंगे ताकि उनका टॉक्सिन ना बने, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, फास्टिंग से भी वो चीजें सेटल नहीं हो पाती, है ना। तो उसमें क्या होता है कि लंघन के साथ हम पाचन देना पड़ता है। पाचन बेसिकली कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम देते हैं टू हेल्प आवर गुड बैक्टीरियाज, कि वो उसको और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो देखिए, अगर पाचन के लिए ना इनिशियली बहुत छोटी छोटी दवाइयां जो हम यूज करते हैं, जैसे चित्रकादि वटी होगी, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, अविपत्तिकर चूर्ण हो गया, अग्नितुंडी वटी होती है एक, है ना, और लशुनादि वटी होती है। ये बहुत छोटी छोटी दवाइयां हैं जो अगर तो इनिशियल स्टेज है तो इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी किसी को भी ठीक करने के लिए। लेकिन अगर जैसे किसी का मान लो अब गट, अब आपने ये तो बता दिया गट को हेल्दी कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें होगी। अब अभी तक जो लोग खा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गट बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब डाइट से भी नहीं ठीक हो सकती, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है फिर? देखिए, आयुर्वेद में इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर तो शुरुआत करते हैं हम लंघन से या कि फास्टिंग से, लंघन से नहीं हुआ तो पाचन से, अगर पाचन नहीं हुआ तो जो दोष है, दोष बेसिकली जो टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी अब नहीं पास आउट कर पा रही, बाहर नहीं निकाल पा रही, तो उसमें हमें पंचकर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें बेसिकली वमन भी हो सकता है, यानी मुंह के रास्ते से, उल्टी के रास्ते से भी दोषों को निकाला जा सकता है, या तो लूज मोशन के रास्ते, यानी डायरिया या कोई दवाई देके जिससे नीचे के रास्ते से भी एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। ये 2 बड़े बेसिक से हैं जिससे हम टॉक्सिन्स को आउट कर सकते हैं बॉडी से, ठीक है। फिर उसके साथ साथ और मेडिसिन भी यूज होंगी, डाइटरी चेंजेस होंगे जो कि बहुत ही एक मस्ट है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। जो तो लोग ठीक भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ठीक हो गए अब सब खा लें, जो कि एक उनके लिए सीधा सा एक आंसर है कि आप बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि हर चीज हर आदमी के लिए नहीं बनी होती है ना। तो आप सिर्फ अपनी बीमारी और अपनी गट हेल्थ के हिसाब से ही खाना खाएं। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि गट हेल्थ को कैसे हेल्दी रखें और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनी। अब एक हमारे पॉडकास्ट का एक और छोटा सा एक सेगमेंट है जो जिसे बोले रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे रिलेटेड टू गट हेल्थ ओनली, तो जिसमें आपने 1 वर्ड में उसका आंसर देना है। ओके, ठीक है। गट को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? देखिए बेसिकली गट को आयुर्वेद में गृहिणी के नाम से जाना जाता है। गृहिणी? जी। ये घर वाली गृहिणी नहीं है, ये पेट की गृहिणी होती है, लेकिन काम दोनों का एक ही है कि अगर घर वाली गृहिणी बिगड़ जाए या पेट की गृहिणी बिगड़ जाए तो दोनों में काम खराब हो जाता है। ये सही था। ओके, गट का सबसे बड़ा दोस्त क्या है? गट का सबसे अच्छा दोस्त है अगर हम फर्मेंटेड जो खाना खाते हैं और हमारे गुड बैक्टीरियाज के लिए। आपके पेशेंट्स की सबसे खराब आदत? स्वाद के लिए खाना खाना, तो एक स्वाद देखते हैं और जो मना करेंगे उसी पे ध्यान जाएगा। क्या कभी कोई पेशेंट ऐसा ही बोलता है कि डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ खिला रहे हैं वो अच्छी नहीं, वो भी थोड़ी स्वाद से दे दो? वो वैसा तो बहुत रेगुलर है, मतलब सबको ईज में चाहिए हर चीज, मतलब दवाइयों में भी स्वाद ढूंढते हैं। दवाइयों में भी स्वाद ढूंढते हैं। सबसे अच्छा नाश्ता अगर आप किसी को रेकमेंड करेंगे वो क्या होगा? वो बहुत अच्छा नाश्ता जो है मैं बताऊंगा कि आप फ्रूट में खाइए अनार, या तो बनाना खा सकते हैं, अच्छा सा पका हुआ बनाना हो, या तो फर्मेंटेड राइस है वो जरूर लीजिए। पेट का फेवरेट योग? पेट के लिए सबसे आसान योग है, हर कोई कर सकता है, वज्रासन। वज्रासन। सबसे नुकसानदायक पेय, मतलब अगर आप सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रिंक कौन सी होगी? देखिए इसमें बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, बट फिर भी अगर मैं नुकसान के हिसाब से देखते जाऊँ जो ज़्यादा पिया जाता है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो सबसे खतरनाक है। तो ये नहीं पीनी जी। आयुर्वेद या एलोपैथी, गट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी चीज है? देखिए गट के लिए टू बी फ्रैंक आयुर्वेद सबसे अच्छा काम करता है। गर्म पानी या ठंडा पानी? गर्म पानी में भी वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। ओके, गट हेल्थ के लिए वार्म वाटर अच्छा। जी। गट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखिए गट का सबसे बड़ा दुश्मन है चिंता या स्ट्रेस जिसको कहते हैं। क्या गट फीलिंग सच होती है? जी, गट फीलिंग तभी सच होगी अगर आपकी गट अच्छी होगी। अगर गट अच्छी नहीं है तो गट फीलिंग अच्छी नहीं होती? नहीं, फिर वो आपका ब्रेन जो है, आपको गट और आपका ब्रेन आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे हम लोग अब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बंदा सामने खड़ा होता है तो हमें लगता है यार ये बंदा जो बोल रहा है ना ये झूठ लग रहा है, तो इसी को गट फीलिंग बोलते हैं। देखिए गट फीलिंग जो होती है बेसिकली हर आदमी में अलग रहेगी, तो ये आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो आपकी मेमोरीज आपके ब्रेन में है, जो ब्रेन और गट का कनेक्शन है, ठीक है, मेमोरीज का भी है, आपके जो ओल्ड ट्रॉमास हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, उनके ऊपर जो उनको बैलेंस करके जो आपका जो डिसीजन आता है जो बेसिकली गट से आता है ना, उसी को गट फील हम कहते हैं। जैसे अगेन वही जिसके साथ बहुत ज्यादा धोखे होंगे तो वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ, इजीली ट्रस्ट नहीं तो करेगा। गट फीलिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। हाँ, और अगर गट अच्छी होगी तो गट हमेशा आपको अच्छा डिसीजन ही देगी। ओके, बहुत बढ़िया। एक हर्ब जो पेट के लिए बेस्ट होती है? पेट के लिए सबसे अच्छी हर्ब मैं अगर आपको बताऊं तो जो सौंठ रहती है, जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं, वो सबसे अच्छी रहती है। सौंठ पाउडर, ओके। बट उसको भी लेने का तरीका है, सिर्फ ऐसे सुन के लेना ना शुरू कर दें, क्योंकि इसको लेने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। वही लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें। सबसे गंदी गट हेल्थ कब होती है? सबसे गंदी गट हेल्थ तब होती है जब आप ओवर ईट करते हैं और जीभ के स्वाद के लिए खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं। राजमा चावल बड़े टेस्टी लगते हैं, तो अगर अच्छे बने हुए हैं तो ज्यादा खाया जाता है भूख जी, तो वो नहीं खाना चाहिए। आई थिंक सबसे हल्का खाना? सबसे हल्का खाना है, खाने में अगर आप जो दाल खिचड़ी खाते हैं, ठीक है, स्पाइसेस ज्यादा ना हो उसमें, तो सबसे हल्का खाना है खिचड़ी। ओके। पेट और मूड का आपस में रिलेशन क्या है? जी देखिए, पेट और मूड का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है, क्योंकि अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, और अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो आपका मूड नेचुरली अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो गट से ही निकल के आ रहे हैं। ओके। गट हेल्थ इज इक्वल टू मानसिक शांति, ये कितना सही है? ये 100% सही है, क्योंकि अगर आपकी गट शांत रहेगी तो आप खुद में ही अच्छा फील करेंगे। क्योंकि बहुत छोटा सा एग्जांपल इसके लिए मैं आप देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिस दिन पेट साफ नहीं हुआ होगा तो पूरा दिन वो चिड़चिड़े रहेंगे, है ना, क्योंकि हालांकि आप खुद सोचिए कि पेट में कॉन्स्टिपेशन है तो दिमाग के चिड़चिड़े होने का क्या रीजन हो सकता है। फाइबर या प्रोटीन, गट का असली दोस्त कौन है? देखिए, गट हेल्थ के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रोटीन को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट अब कंपैरेटिवली बोल रहे हैं तो मैं फाइबर को चुनूंगा। फाइबर, ओके। दही या छाछ बेहतर प्रोबायोटिक? छाछ सबसे बेस्ट है। बताया है ना।
गैस ज्यादा माइंड प्रॉब्लम है या फूड प्रॉब्लम है? देखिए ये भी बेसिकली ऐसा ही है कि आप जब जीभ के स्वाद के लिए खाएंगे तो गट खराब होगी तो ये माइंड में भी जाएगी हाँ, और गट भी खराब करेगी, दोनों में। खाली पेट नींबू पानी या गर्म पानी गट हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है? जी, इसमें नींबू पानी और जब गर्म पानी को कंपेयर करेंगे तो मैं चुनूंगा गर्म पानी को। बट थोड़ा सा इसमें और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा 1 पिंच या 2 पिंच 2 चुटकी सौंठ का पाउडर अगर डाल लें तो वो गट को और ज़्यादा बेटर करेगा। साबूदाना गट फ्रेंडली है? देखिए साबूदाना जो है उसको लोग खाते हैं, बट उसके बनाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे बना रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत हाई होती है जो कि गट फ्रेंडली नहीं है उतना। बनाना पेट का हीरो है या विलन? बनाना पेट का इसको हीरो मान सकते हैं। ओके। गट डिटॉक्स हकीकत या फैशन? जैसे आजकल बहुत सारी रील्स आती रहती है, तो मुझे लगता है लोगों ने फैशन बना लिया ये ड्रिंक को। हाँ, बहुत सारे लोग हैं आजकल गट डिटॉक्स को, पहली बात तो है कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि गट डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ भी होती है और उसकी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ कि अच्छा ये फैशन आ रहा है, लोगों को समझ आ रही है ये चीज़, बट इसको आप ब्लाइंडली मत कीजिए कि कभी भी कर लिया, क्योंकि अगर बार बार आप डिटॉक्स करते रहेंगे तो आपकी गट लाइनिंग श्रेड होने शुरू हो जाती है। गट हीलिंग ड्रिंक जो आपकी फेवरेट भी है? छाछ, उसमें भी अगर तो जो भुना जीरा हो उसका पाउडर डाल के थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, तो सबसे अच्छी है आपके लिए। आप पीते हैं? जी, बहुत। आयुर्वेद में कौन से ऐसे 3 खाद्य पदार्थ हैं जो गट को सबसे ज्यादा पसंद है? जी कि गट को जो सबसे ज्यादा पसंद जो खाने आएंगे, ठीक है, वो होंगे जो गुड बैक्टीरिया फ्रेंडली रहेंगे। ठीक है, उसमें आप अनार भी मान सकते हैं सबसे पहले, और जो छाछ जिसका बार बार नाम आ रहा है, और तीसरा कांजी है। ठीक है, और कांजी भी वो कब पीनी है, गर्मियों में नहीं पीनी है, गर्मी में आप कर्ड राइस पे शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब मेनली फर्मेंटेड फूड। जी, फर्मेंटेड फूड। जी। ओके। एलोपैथी में कौन सी ऐसी चीज है जो गट को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि एलोपैथी की दवाइयाँ नुकसान पहुंचा रही हैं, बट उनका लंबा यूज है, जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत समय तक लोग एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, मेडिकल स्टोर से लेके एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। एंटासिड जो बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसका मैंने पहले बताया कि उसका कितना नुकसान है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो रेगुलरली ना ले लो। स्ट्रेस गट का दुश्मन नंबर 1 है ये। अगर गट हेल्थ अच्छी है तो इसका पहला सिम्टम क्या होगा? देखिए गट हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो सबसे अच्छा जो साइन जो आपको देखने को मिलेगा कि आप खुश रहेंगे। ठीक है, आप बहुत खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपका माइंड में बहुत अच्छी क्लैरिटी रहेगी, है ना, अब डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक साइन है कि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके गुड बैक्टीरिया हैप्पी हैं आपकी फीडिंग से, और वो आपको रिटर्न में फिर खुशी देगा। ठीक है। क्या गैस होना नेचुरल है? देखिए गैस होना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब भी खाना डाइजेस्ट होता है तो उससे जब वो खाना डाइजेशन की प्रोसेस में जब होता है तो उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं, क्योंकि उस पर हमारे बॉडी के एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। बट होता क्या है, कभी कभी कई लोगों को बहुत ज़्यादा बर्ब्स भी आते हैं, डकार जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा गैस पास करते हैं जो बहुत फाउल स्मेलिंग होती है। ठीक है, ये तब होता है जब आप जो खाना खा रहे हैं उसका जो डाइजेशन में जो गया है उसकी ओवर फर्मेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो उससे जो होती हैं गैसेस जो नहीं निकलनी चाहिए, वो वाली गैसेस रिलीज होने शुरू होती हैं, ताकि ये भी एक बॉडी का साइन ही होता है कि आपने जो खाया है वो पचा नहीं है, तो प्लीज इसको दोबारा पेट में मत डालना। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। आई होप हमारे व्यूअर्स को उनके काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए का मौका दिया, इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका दिया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसको फॉलो करें और जो भी यहाँ से सुने वहाँ से कुछ सीख के जाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस गट फ्रेंडली बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि गट सिर्फ डाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच को भी असर करती है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने पेट की आवाज को अनसुना कर देते हैं, पर अब वक्त आ गया है कि हमें हमारी पेट की आवाज को सुनना है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी बहुत जरूरत है। मैं हूं सोनिया निमान, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, अगर पेट खुश तो आप खुश। नमस्कार। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।